अच्छा यार देखो, इसमें हम सारा लेबर के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया पहले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में क्या होता है हमारे पास, ये जो LS लिखा है ना, इसका मतलब है लेबरर्स या लेबर्स के लिए है। लेबर्स को क्या चाहिए होता है, तनख्वाह चाहिए होती है ताकि वो अपनी वांट्स या नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है। उनको वेजेस चाहिए होती हैं। वेजेस को क्या करते हैं, जो भी उनकी वांट या नीड है, भाई मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, क्या मेरी भी कोई वांट एंड नीड्स है, तो रिटर्न में क्या मिलता है, सैलरी मिलती है। उससे क्या होता है कि आदमी उनको सेटिस्फाई कर पाता है। लेबर क्या देता है, अपनी सर्विस देता है। ठीक है। और उसके बदले में उसको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, जिससे वो अपनी वांट एंड नीड को सेटिस्फाई करता है। अब ये जो सैलरी का मिलना है, ये जो पैसे मिलते हैं, जो भी वो चीजें कर रहा है, जो एफर्ट वो कर रहा है, वो कई तरह से मिल सकती है। मिसाल के तौर पर देखो, लिखा हुआ है पेमेंट फॉर लेबर, किस किस तरह हो सकती है। सबसे पहले वो आपको कह रहे हैं टाइम के हिसाब से हो सकती है। जैसे मैं सोफा में जब पढ़ा रहा था, तो क्या होता था, हमारा टाइम के हिसाब से होता था कि भाई इतना टाइम है आपका, 11 बजे से लेके 1:45 तक आपका टाइम है, 1:30 तक है, 1:40 तक है, जब तक भी क्लास है, जब तक आपका टाइम है। और लेट सपोज अगर आप लेट आए तो आपकी डिडक्शन होती है। ठीक है। ये टाइम रेट के हिसाब से होता है, भाई जितना टाइम दे रहे हैं उस हिसाब से आपकी सैलरी सेट हो गई। या बाद दफा क्या होता है, बाद जगह नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से होता है। 1 घंटा पढ़ाया तो उस हिसाब से रेट हो गया, 2 घंटे पढ़ाए उस हिसाब से सैलरी बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है। ये हिसाब किताब होता है। तो एक तरीका हमारे पास पेमेंट का क्या है, लेबर को टाइम के हिसाब से रख लें, टाइम रेट। ठीक है। आपने घड़ियों का बिजनेस शुरू किया हुआ है, बंदे को रखा हुआ है, 2 घंटे उसने आपको देना होते हैं, आप उसके हिसाब से उसको पेमेंट कर देते हैं। ठीक है। एक तरीका ये होता है। दूसरी एक चीज क्या लिखी हुई है, लिखा हुआ है ओवर टाइम। ओवर टाइम क्या होता है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट होता है। मिसाल के तौर पर आपने कमिटमेंट की यार 3 घंटे काम कर रहे हैं। अब बंदे से तो जरूरत पड़ गई यार कि भाई आज हमें स्कूल में रिजल्ट बनाना है, तो भाई 2 घंटे आपको रुकना पड़ेगा। अब 2 घंटे रोकने के बाद आप क्या कर रहे हैं, उनको ओवर टाइम पेमेंट कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। जो हमारे पास लेट सपोज हमारे यहाँ क्या होता था, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहे हैं, तो जो लेबर हमारे पास होती थी ना, जो फैक्ट्री में काम करती थी, जो मेडिसिन बनाती थी, तो फिर देखा जाता था कि यार क्या लेबर की ज़रूरत है आज ओवर टाइम की या नहीं। तो अगर ज़रूरत होती थी, ऑर्डर बहुत ज़्यादा आए हुए और हम पूरी डिमांड नहीं कर पा रहे, तो हम कुछ स्टाफ को रोकते थे। तो वो ओवर टाइम काम करते थे, उसको उनको एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे। तो ओवर टाइम क्या है, वर्कर्स को दिया जाता है जिन्होंने एक्स्ट्रा काम किया हुआ होता है आपके पास। ठीक है। तो पहले हमने एक चीज़ पढ़ ली, टाइम रेट, टाइम के हिसाब से पैसे दे रहे हैं। दूसरा ओवर टाइम, एक्स्ट्रा जो बंदा काम कर रहा है उसको हम ओवर टाइम की पेमेंट कर रहे होते हैं। ये एक और तरीका हमारे पास आ गया। तीसरा हमारे पास एक और तरीका है। ये कहाँ पर यूज होता है, ये है पीस रेट। ये वहां पर होगा जहाँ पर मेरा आउटपुट गुड्स की फॉर्म में निकल के आ रहा होगा, तब मैं पीस रेट यूज करता हूँ। मिसाल के तौर पर ऐसा हो रहा है कि भाई मैं घड़ियां बना रहा हूँ। अब जब घड़ियां बना रहा हूँ, तो मैंने लेबर को रख लिया। मैंने क्या, लेबर को मैंने रखा सैलरी पर। अब ये लोग तो काम ही सही तरह नहीं कर रहे। जो बंदा सही तरह जान मार के काम कर रहा है उसको भी उतनी सैलरी मिल रही है, और जो बैठ के टाइम पास कर रहा है उसको भी उतनी सैलरी मिल रही है। तो ये तो अनफेयर सिस्टम हो गया। इससे जो बंदा मेहनत कर रहा है वो भी डीमोटिवेट हो रहा है ना। तो हमारी प्रोडक्टिविटी और ये चीज़ें खराब होती है। तो हम क्या करते हैं, पीस रेट सिस्टम निकालते हैं। हम बोलते हैं भाई जो बंदा जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा उस हिसाब से मैं उसको सैलरी दे दूंगा। ये हम पीस रेट करते हैं। ये जब वहाँ पर भी होता है जहाँ पर स्पेशलाइजेशन होती है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, कि आपने डिवीजन ऑफ लेबर किया, लोगों ने स्पेशलाइज कर लिया डिफरेंट एक्टिविटीज में। अब जो जिस हिसाब से आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, जितने गुड्स बना रहा है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उनको पैसे दे देते हैं। उस हिसाब से उनको पैसे दे देते हैं। ठीक है। तो ये पीस रेट सिस्टम होता है। अच्छा, अब इस सिस्टम में कुछ मसला भी होता है। हर सिस्टम में कुछ ना कुछ मसला हो सकता है। पीस रेट में क्या मसला हमारे पास हो जाता है, पीस रेट में ये होता है कि लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा कमाएं। ज्यादा कमाने के चक्कर में वो क्या करते हैं, तेज तेज आउटपुट बना, तेज तेज गुड्स बनाते हैं। तेज बनाने में क्या होता है, बाज दफा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब ज्यादा चीजें तो बना दी उसने ताकि सैलरी मिल जाए ज्यादा, लेकिन क्या हुआ, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो ये क्या है आपके पास, पीस रेट। क्या कह रहा है, गिवन ऑन द अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, जितना आउटपुट बनाया उस पर हम दे देते हैं। ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है जहाँ पर आउटपुट हम आराम से मेजर कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ पर आउटपुट को मेजर नहीं कर सकते, उन जगहों पर ये मेथड यूज नहीं हो पा रहा होगा।
ठीक है, जब बंदे को हम आउटपुट के हिसाब से तनख्वाह देंगे तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होगा और बहुत अच्छा काम कर रहा होगा। तो क्या हो गया, हमने पढ़ लिया भाई, पहला तरीका है टाइम रेट, दूसरा हमने पढ़ लिया ओवर टाइम, तीसरा हमने तरीका पढ़ लिया पीस रेट। सबसे पहले पढ़ लिया टाइम रेट, दूसरा पढ़ा ओवर टाइम, तीसरा हमने पढ़ लिया पीस रेट कि जितने नंबर ऑफ पीसेस बन रहे हैं उस हिसाब से हम गुड को बना रहे हैं। चौथा तरीका बहुत कॉमन है, आपको पता है, हम भी स्कूल में पढ़ाते हैं, हमें क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। ये मंथली पेमेंट होती है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है स्कूल के साथ या आप काम कर रहे हैं लिमिटेड आवर्स में, जो भी आपका टाइम डिसाइडेड है, उसका मंथ एंड पे आपको एक अमाउंट मिल जाएगा, उसको हम सैलरी कहते हैं। अच्छा, एक होती है वेज, एक होती है सैलरी। ठीक है, ये आपको पता होगा, वेज क्या होता है, जो आपको डेली बेसिस पर मिल रही होती है, वीकली बेसिस पर मिल रही होती है। सैलरी क्या होता है, मंथली बेसिस पर आपको मिल रहा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो आपका स्किल्ड स्टाफ होता है उनको मिल रही होती है, जैसे मैनेजर्स हैं, ऑफिस स्टाफ है, और जो नॉन मैनुअल जॉब्स कर रहे हैं, यानी कि कोई टेक्नोलॉजिकल जॉब कर रहे हैं, कोई इस तरह का काम कर रहे हैं, तो इन सबको हम सैलरी दे रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक और तरीका आ गया। इसके अलावा भी एक और तरीका है हमारे पास पेमेंट करने का, उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। ये क्या होता है, हम पेमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, किस टीचर ने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए, उसकी हमने इस दफ़ा इंक्रीमेंट अच्छा कर दिया। जिस टीचर्स के अच्छे ग्रेड्स आए बच्चों के, उसका अच्छा इंक्रीमेंट कर दिया। कंपनी में जिसने अच्छा परफॉर्मेंस दी, जिसकी सेल ज़्यादा हो गई, सेल डिपार्टमेंट ने उसको ज़्यादा, उसकी सैलरी में अच्छा इंक्रीमेंट कर दिया। जिसने फाइनेंस में बहुत अच्छा काम किया, कोई छुट्टी नहीं की और बहुत अच्छी तरह उसने डॉक्यूमेंट्स बनाए, एरर्स नहीं आ रहे थे। हम मुख्तलिफ मेजर्स रख सकते हैं कंपनीज में जो चेक कर सकते हैं, मेजरमेंट्स, कि किस एम्प्लॉई ने कैसा काम किया। तो परफॉर्मेंस रिलेटेड पे क्या होता है कि उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से हम उनको पैसे देते हैं, तो पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आपके पास है कमीशन। अच्छा, कमीशन क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट मैंने बेचा उसके ऊपर मुझे एक फिक्स परसेंटेज मिल जाएगा। जैसे आपको पता होगा, रियल एस्टेट वाले ये जो लोग होते हैं, जो ब्रोकर होते हैं, ये क्या करते हैं, घर वगैरह बिकवाते हैं। जैद को घर बेचना है, बिलाल को घर खरीदना है, ब्रोकर ने दोनों को मिलवाया, 2% ये चार्ज कर लेते हैं कमीशन दोनों पार्टी से, कि भाई 2% आपने घर खरीदा आप भी देंगे, 2% बिलाल भी देगा, दोनों पार्टियों को कनेक्ट करा दिया, ये आपका क्या हो गया, कमीशन हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक कंपनी ने क्या किया, आपको अपने पास सेल्स टीम में रख लिया और बोला यार, जैसे आपका भी घड़ियों का काम चल रहा है मिसाल के तौर पर, आपने एक बंदे को रख लिया, शौकत भाई को, शौकत भाई को बोला, शौकत भाई जितनी घड़ियां दोगे ना, बेचोगे, तो उसकी सेल का 5% आपका है, कमीशन बेस्ड। अब बंदा मोटिवेटेड होगा, वो चाहेगा ज्यादा से ज्यादा घड़ियां बेचूं ताकि मेरा कमीशन ज्यादा बने। ठीक है, तो ये कमीशन एक और तरीका है हमारे पास बंदे को। अगर बिजनेस स्टार्ट होने से पहले अगर हमने एक दफा कमीशन डिसाइड कर लिया, तो बाद में अगर हमें नुकसान हो रहा हो तो हम चेंज कर सकते हैं अपना एग्रीमेंट क्या? ये आपका और बंदे का एग्रीमेंट है, जो भी आपके दरमियान हो आप चेंज कर सकते हैं। वो आपने एग्रीमेंट कर लिया कि यार ये एग्रीमेंट 6 महीने तक का है, या ये हम कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, या आप उसमें क्लॉज डाल दो तो आप रिवाइज कर सकते हो। आपने कहा यार अभी इसलिए रख दिया कि अभी बिजनेस शुरू हो रहा है, ये 6 महीने के लिए, ये 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, 3 महीने आपने परफॉर्मेंस देख ली कि यार परफॉर्मेंस ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है हमारे लिए, अगर कर रहा है तो आपने कहा यार ठीक है, बहुत अच्छा। अब आप एक बंदे को रखते तो हो अगर अपने उसने पास। 3 महीने तक काम कर दिया और फिर हम्म। उसके बाद जब उसका एग्रीमेंट खत्म हो उसके बाद वो वापस काम ना करे, मतलब दिल लगा के, मतलब समझे कि मेरा पैसा थोड़ी है, जाने दो, तो फिर क्या होगा? असल में यार जब वो दिल लगा के काम नहीं करेगा ना, तो आपकी सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो उसको कमीशन भी नहीं मिलेगा। तो इसका तो आपने जोड़ नहीं दिया ना नहीं, कि आफ्टर 3 मंथ, अगर तो 3 मंथ्स। कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन होने के बाद 3 महीने के बाद जो वो काम नहीं करेगा फिर दिल लगा के, फिर उसके बाद क्या होगा ये बोलता हूँ। आप उसको हमेशा कमीशन पे ही रख सकते हो ना। आपने बोला भाई तुम्हें मैं कोई फिक्स सैलरी नहीं दे रहा। मैं एक दफा ना, एक साहब थे हमारे, उनकी दुकान थी हमारी तरफ, एक है मदनी मॉल, तो वहाँ उनकी दुकान थी, मैं एक दफा उनसे मिलने गया। काफी पुरानी बात है, शायद 2016 की बात होगी, इस तरह की। तो उनकी दुकान पे एक साहब काम कर रहे थे, मैंने कहा इनको दुकान के टाइमिंग भी बड़े लंबे होते हैं, तो मैंने कहा आप कितनी तनख्वाह देते हैं, उन्होंने कहा 25,000। मैंने कहा यार कम नहीं है, फैमिली वाला बंदा है। उन्होंने कहा यार 25 फिक्स्ड है, बाकी कमीशन बेस्ड है, कि जितने इन्होंने कपड़े उपड़े बिकवाए कुछ किया उस पर इनका कमीशन फिक्स किया हुआ है। अब ये नहीं बताया कितना रेट है कमीशन का क्या है, लेकिन कमीशन एक फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास होती है। अब आप इस तरह रख सकते हो, आपने बंदे को रखा, आपने कहा यार देखो, या तो आप पूरा कमीशन बेच भी रख सकते हो कि यार मैं सैलरी वैलरी कुछ नहीं दूंगा,
जिस तरह चीजें बिकती जाएंगी तुम्हारा कमीशन बढ़ता जाएगा। ज्यादा घड़ियां बेचते रहोगे ज्यादा कमीशन होता जाएगा, कम बिकेंगी कम कमीशन होगा, तो तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट कुछ आई नहीं रही। लेकिन अगर आपने ये कह दिया, आप ये भी कर सकते हो यार मैं तुम्हें ना चलो वरना कोई बंदा आ ही नहीं रहा, आपने कहा चलो यार मैं तुम्हें 20,000 दे रहा हूँ, अभी नया नया काम है, 20 तो मैं तुम्हें अपनी जेब से दे रहा हूँ, बाकी जिस तरह घड़ियां बिकती रहेंगी उसको 5% तुम्हारा, जितनी भी से मतलब यानी कि जो सेल वैल्यू होगी ना उसका 5% तुम्हें दे दूंगा, या 3% दे दूंगा, 2 पर जो भी आप आपस में तय कर लो उसके साथ रेट, ये आपने तय कर लिया, ठीक है। अब जब वो हमेशा कमीशन बेस्ड उसका काम चल रहा है तो वो हमेशा ही जान मारेगा काम करने के लिए, क्योंकि उसको सैलरी उससे लिंक्ड है। हाँ, अगर आपने 3 महीने बाद कमीशन बेस्ड सैलरी हटा के उसकी सैलरी फिक्स कर दी महीने की, तो फिर जाहिर सी बात है वो इतना मोटिवेशन के साथ काम नहीं करेगा। तो ये चीज होती है कि आपने किस नेचर का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब नया बिजनेस है, इतनी अभी सेल है नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम सैलरी दे नहीं सकते बंदे को, तो हमारे पास ये तरीका अच्छा है कि हम कमीशन बेस पे रख लें बंदे को, भाई तुम्हारी मर्जी है, जिस तरह से बेचोगे सैलरी बढ़ती रहेगी, कम बेचोगे कम सैलरी होगी। अब तुम्हारी मर्जी है, पूरा दिन काम करो या दिन में 1 घंटा काम करो या हफ्ते में 2 घंटे काम करो, बिकवाना तुमने है, तुम बिकवाओगे तो तुम्हारा कमीशन बढ़ता रहेगा, मैं अगर बेचूंगा तो फिर जाहिर सी बात है तुम्हारा उसमें कमीशन नहीं होगा, क्योंकि जो तुम्हारे थ्रू बिकेगी तुम्हें उससे फिर कमीशन मिल रहा होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक और तरीका हमारे पास होता है बोनस। बोनस क्या होता है, ये एडिशनल पैसा आपको मिलता है, जो भी आपकी सैलरी होती है ना उस पे एडिशनल पैसा मिल रहा है। मसलन क्या हुआ, भाई बहुत अच्छा काम किया, ईद के इवेंट में दे दिया, रमजान के इवेंट में दे दिया ऐसे। हाँ क्या हुआ रमजान में आपने ईदी दे दी, ये बोनस हो गया। क्या हुआ, जैसे हमारी यहाँ मस्जिद में ये सिस्टम चलता है कि हम क्या करते हैं कि हम ना साल में 2 बोनसेस देते हैं, जितने मस्जिद के एम्प्लॉयज हैं, मुअज्जिन हजरात खादिमीन वगैरह, कि भाई एक बोनस मिलता है रमजान के बाद छोटी ईद पे, ईद उल फितर पे, और एक ईद उल अजहा जो बड़ी ईद कहलाती है उस पर बोनस मिलता है, तो 2 बोनसेस हमने रख दिए। कंपनीज में मैं काम करता था तो वहाँ क्या होता था, रमजान में अच्छा खासा ईद बोनस मिलता था, ईदी के नाम से वो देते थे, ईदी, ठीक है। तो क्या होता था वहाँ आपको बोनस मिलता था, तो ये आपको, या बाज़ स्कूल्स में क्या होता है कि हमने देखा है कि जैसे कि क्या हुआ कि अच्छा रिजल्ट आया तो टीचर को कि उन्होंने क्या किया, एक एनवेलप पकड़ा दिया, 10,000 रुपये रख दिए उसमें, कुछ भी अमाउंट, 10,000 में मिसाल दे रहा हूँ, कुछ भी अमाउंट रख दिया, 5,000 रख दिए, 15 20 जो भी दिल चाह रख दिए, ये एक बोनस मिल गया टीचर को, ठीक है। ये बोनस एक तरह आपके पास होता है। अच्छा, लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचा है, वो है शेयर ऑप्शंस। अच्छा, शेयर ऑप्शंस क्या होता है, ये आजकल बहुत स्टार्टअप जो कंपनीज होती है ना वो ये ऑप्शन देती हैं आपको, शेयर, कि आप यार कंपनी का शेयर आपको हम दे रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए, हम कंपनी का आपको शेयर दे देते हैं, कंपनी के शेयर दे दिए। अब जिस जिस तरह कंपनी का प्रॉफिट होता जाएगा आपको उस पे सर शेयर। एक सवाल है। जी। सर कोई कंपनी ये तो नहीं चाहेगा ना कि इनकी कंपनी के 50% से 50% शेयर या 51% शेयर किसी एक सिंगल बंदे के पास चले जाए। नहीं चाहिए तो आप अपने शेयर उतने ज्यादा और मार्केट में अगर देंगे नहीं। और अगर और अगर ऐसा हो भी गया बिल्फर्ड, तो फिर कंपनी क्या करेगी उस वक्त? कंपनी का कंट्रोल कंट्रोल जाना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह होता नहीं है ना, ये ऐसे कोई अंधी अंधी में काम होता नहीं है, सब पता होता है उनको, सारी चीजें आपके हाथ में होती हैं। तो आप क्या करेंगे, लेट सपोज 80% आपने अपने पास रखा हुआ है, 70% अपने पास रखा हुआ है, बाकी मार्केट में शेयर्स अपने वर्कर्स को दे दिए। भाई मैंने बिजनेस शुरू किया 10 लाख से, और 10 लाख थे उसमें 1 लाख के शेयर्स मैंने खाली अपने वर्कर्स में बांट दिए, तो क्या हुआ कि उनके पास इतने शेयर ही नहीं दिए कि बहुत ज्यादा शेयर्स उनके पास हो। लेकिन मैंने उनको कहा यार देखो अभी मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, मैं तुम्हें शेयर्स दे रहा हूँ कंपनी में, हाँ फ्यूचर में जाके ये होगा कि तुम्हें इसमें जो है जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी तो तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा प्रॉफिट, तो बंदा मोटिवेटेड हो जाएगा, बंदे का फिर दिल चाहेगा कि यार कंपनी ऐसा करे, कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाए, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट बनाएगी उतना मुझे डिविडेंड मिल रहा होगा। तो ये काम वहां पर हो जाता है। तो शेयर ऑप्शन से जो आजकल नए स्टार्टअप्स हैं, नई नई कंपनीज हैं, वो यही शेयर ऑप्शन दे रही होती हैं कि यार उनके पास इतने पैसे तो होते नहीं बंदे को देने के लिए, एक तो वो ज्यादा सैलरी पे बंदों को रखते हैं, ठीक है। मार्केट में अगर 1 लाख मिल रहा है तो वो 1 लाख 30 तो 40 शेयर देते हैं। खरीदने के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है ना, या हर मंथ देने पड़ते हैं? हाँ, एक दफा आपने मतलब जितने शेयर आपने खरीद लिए, एक दफा खरीद लिए, और खरीदना चाह रहे हो तो और दोबारा से नहीं, मेरा इन्वेस्टमेंट। मतलब कि अगर बंदा एक सिंगल शेयर खरीदता है तो हम्म, उसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ना बस। बिल्कुल वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल ये ऐसे ही जैसे प्लॉट सर, खरीदते हैं, जैसे प्लॉट खरीदते हैं ना वैसे ही समझ लो, प्लॉट खरीद लिया वो आपका हो गया, बस अब आपको फिर उसको। हमने
फिर हमें उस पे हमने रेंट पे चला दिया तो हमें उस पर प्रॉफिट पे मिल रहा है ऐसे। रेंट मिलता रहेगा, और वक्त के साथ साथ अगर प्लॉट की वैल्यू बढ़ रही है, घर की वैल्यू बढ़ रही है, तो क्या होगा, ये आपका वैल्यू बढ़ती रहेगी। रेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, तो ये कहानी होगी। तो शेयर क्या है, शेयर सही। आपने खरीद लिया, वो आपके पास है। अब आपकी मर्जी, आप बेचना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, अपने पास होल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये शेयर ऑप्शन होते हैं। अब ये जो नई नई स्टार्टअप्स हैं, देखो अभी ज्यादा तनख्वाह भी देते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास रिस्क बहुत है ना, कभी भी नहीं पता, कभी भी बिजनेस फेल हो सकता है, नया नया शुरू किया हुआ है। पैसा इनके पास हो सकता है आगे इतना ना हो, क्योंकि जो स्टेब्लिश बिजनेस होते हैं उनके पास पैसा बहुत होता है। अभी मुझे एक हमारे टीचर है वहाँ हैप्पी होम में, उन्होंने बताया, सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा यार, विनवुड कॉलेज का नाम शायद तुमने सुना होगा, विनवुड कॉलेज। बोला कि यार वो विनवुड कॉलेज आई नो जो, ऐसा कुछ सुना है। हाँ, विनवुड जो है, विनवुड कॉलेज, बोला यार वो बंद हो गया। बोला है अच्छा। बोला हाँ यार, वो उसको किसी और कॉलेज ने, पता नहीं क्या, कौन से कॉलेज में मिल गया, उसने अक्वायर कर लिया। तो अब जो अच्छे तो कर खासे, लिया। हाँ, अच्छे खासे एम्प्लॉयज है वो फारे हो गए। अब देखो, नया बिजनेस था ना। अब ए लेवल कॉलेजेस बहुत सारे खुल रहे हैं नए नए, लेकिन आपको नहीं पता, अब जो पुराने इंस्टीट्यूट है उनके पास तो पैसा उन्होंने कमा लिया, ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग बेसिस उनकी बन गई। लेकिन जो अब नए नए धड़ाधड़ धड़धड़ आ रहे हैं, अब इनके पास इतना पैसा नहीं कि ये बहुत जल्दी सरवाइव करें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लगा दी, लेकिन कितना इनके पास एपेटाइट है, कितने अरसे तक ये बर्दाश्त कर सकते हैं, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो खुल तो रहे, लेकिन अगले चंद सालों में जाके पता चलेगा कि कितने ऐसे हैं जो लॉन्ग रन में सरवाइव कर पा रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है, अब इनको ये अट्रैक्ट कर, ऐसा वगैरह जो पुराने कॉलेज हैं अपनी बेस ना जैसा आप बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब उनकी उनके उन्होंने इतना कमा लिया, इतनी बेसिस स्ट्रांग है उनके पास कि वो चल सकते हैं। अब नया कॉलेज खोला एकदम, फुल ठीक ठाक शशके वशके किए, अब उनको उस कॉस्ट को भी रिकवर करना है। फिर उनको अपना ऑपरेशंस भी चलाने, वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। ठीक है, अब ये सारा सिस्टम चलाने के लिए उनको रिसोर्सेज चाहिए, तो उनके पास रिस्क बहुत ज्यादा होता है फेलियर का। अब वो क्या करेंगे, वो ज्यादा पैसे देके टीचर को लेंगे, क्योंकि टीचर के पास रिस्क है ना। टीचर क्यों एक अच्छे स्कूल को छोड़ के आपके पास है, आपके पास तो रिस्क है, पता नहीं कभी भी आप बंद हो जाए। तो वो किस तरह लालच देते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको ज्यादा सैलरी दे रहे हैं, उसके साथ फिर वो बहुत ज्यादा सैलरी भी नहीं दे सकते। तो वो साथ में शेयर ऑप्शंस भी दे देते हैं कि भाई यहाँ से भी आप कमा रहे होंगे, क्योंकि हमारी कंपनी प्रॉफिट में आएगी तो फिर आपको कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये कहानी आपके पास होती है। अब देखो क्या है, ये आजकल जो बहुत सारे बिजनेसेस निकल रहे हैं ना, टेक्नोलॉजिकल नए नए स्टार्टअप्स, उनमें ये चीज़ बहुत चल रही है, बहुत कॉमन है। तो हम एक दफा देख लेते हैं हमने क्या क्या बात पढ़ी, कि पेमेंट किस किस तरह हो सकती है। टाइम रेट हो सकता है, ओवर टाइम हो सकता है, पीस रेट हो सकता है, सैलरी हो सकती है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे हो सकता है, कमीशन हो सकता है, बोनस हो सकता है, और शेयर ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। ठीक है भाई। अच्छा, आगे हमारे पास क्या है, वो कहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि भाई जैद भाई को क्या करना है, जॉब ढूंढनी है। अब क्या चीजें हैं जो जैद देखे। हाँ भाई जैद, तुम्हें कहीं जॉब देखनी है। अब तुम सबसे पहले क्या चीज देखोगे, क्या चीज देख के डिसाइड कि करोगे कहाँ पे। वो बिजनेस कितना ग्रोथ है। ठीक है, वो बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, ये भी तुम देख सकते हो, और क्या क्या देखोगे। उसके उसमें वर्कर्स कैसे हैं, स्किल्स हैं नहीं है। ठीक है, ये चीज और भी आप, और अभी अभी इस सिचुएशन के हिसाब से वो बिजनेस, वो जॉब मेरे लिए सही है कि नहीं है। ठीक है, सही बात मतलब है। कि इस जमाने में भी किस चीज की डिमांड है, उसकी ज्यादा जरूरत है कि नहीं है। ठीक है। फिर वो अपनी सैलरी देखेगा, वेज देखेगा कि वेज कितनी मिल रही है यहाँ पे। अब क्या वेज तो होता है। डिपेंड करती है कि बिजनेस की ग्रोथ के ऊपर, वो कितना अच्छा ग्रोथ है तो उतनी अच्छी वेज मिलेगी उन लोगों को। हाँ, शाबाश। अब देखो हमने इनको डिवाइड किया होता है, ये जो जब भी मुझे जॉब देखनी है तो मेरे पास दो फैक्टर्स होते हैं। हमने इनको दो फैक्टर्स में तोड़ा हुआ होता है, कि जब भी किसी बंदे को जॉब चाहिए तो वो दो चीजों को देख रहा होता है। जिसको हम कह देते हैं, एक को हम कह देते हैं फाइनेंशियल फैक्टर्स, इसमें सैलरी वगैरह आ गई। दूसरा हमारे पास होता है नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। ठीक है, एक मेरे पास हो गया फाइनेंशियल, दूसरा मेरे पास हो गया नॉन फाइनेंशियल। ये दो चीजें मेरे पास होती है। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो, अब एक बंदा है जिसको जॉब देखनी है, जैद भाई को जॉब देखनी है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों फैक्टर्स देखेंगे। तो फाइनेंशियल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाता है भाई, पे कितनी मिल रही है,
बोनस कितना मिल रहा है, यानी कि मॉनेटरी चीजें आप देख रहे हो कि पैसे में जो चीजें मुझे मिल रही होती हैं वो किस तरह की मुझे मिल रही है। तो ये वेज फैक्टर्स में। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक है भाई, हम वैसे हम बिलाल क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अब तक जो हुआ है वो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। आगे से आप बस आप ज्वाइन कर लो अभी, सर तो अभी इंशाल्लाह। कहाँ तक हो गया, ये आपने कहाँ तक कराया? अभी बस ये शुरू ही किया है, ये देखो ये शुरू किया है, ये शुरू की चीजें हम डिस्कस कर रहे थे सारी। ये हमने क्या किया, हमने ठीक अगला है। चैप्टर, आप क्योंकि पहले क्लास में नहीं थे, तो हमने कहा अगला चैप्टर शुरू करते थे, जो पास पेपर के मनी एंड बैंकिंग के सवाल है वो हम जब दोनों क्लास में होके जब करेंगे, तो इसलिए हमने ये चैप्टर शुरू कर लिया था। ठीक है। अच्छा। अगला चैप्टर शुरू कर दिया। जी जी, अगला चैप्टर शुरू कर दिया। ठीक है। उसके ठीक है उसके सर। उसके पास पेपर के सवाल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब हम दोनों साथ, मतलब ये नहीं कि आप दोनों साथ होंगे। ठीक है। अच्छा। अब क्या हुआ कि हमने कहा कि यार बिलाल भाई देखो, हम ये बात कर रहे हैं कि जब कोई भी बंदा जॉब ढूंढने जाता है ना, तो वो दो चीजें देख रहा होता है। तुम्हें जॉब करनी है, तुमने ग्रेजुएशन कर ली, पढ़ पढ़ा लिया। अब तुम दो चीजें देखोगे। एक तुम देखोगे फाइनेंशियल फैक्टर, फाइनेंशियल फैक्टर में क्या होता है, सैलरी कितनी मिल रही है, कितना रोकड़ा आ रहा है, क्या होगा। और तुम कुछ नॉन फाइनेंशियल चीजें भी देखते हो, जो अभी हम देखेंगे जाके कि नॉन फाइनेंशियल क्या चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पर तुम ये देख सकते हो कि ये बिजनेस मेरे घर से दूर है कि करीब है ना, ये चीज देख सकते हो। अच्छा, ये देख सकते हो तुम्हारे प्रमोशन के चांसेस कैसे हैं, ये भी तुम देख सकते हो। ये भी तुम देख सकते हो कि तुम्हें नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं। एक जगह है जहाँ पे आपकी जॉब है 8 बजे से लेके 6 बजे तक, दूसरी जगह 9 बजे से 5 बजे तक की ये जॉब है। तो यहाँ कम टाइम भी लगाना है। अगर आपको कम सैलरी भी मिल रही है तो आप बोलोगे ठीक है यार, टाइम कम है मेरे पास, यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। कुछ स्कूल्स होते हैं जो सैटरडे को बुलाते हैं, कुछ स्कूल होते हैं सैटरडे को ऑफ देते हैं। ये सारे चीज़ें आप, ये नॉन फाइनेंशियल है, इसका पैसे से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये चीज़ें भी काउंट करती हैं व्हेन डिसाइडिंग अबाउट अ जॉब। ठीक है। अब देखो, तो हमने कहा इसको फाइनेंशियल को वेज फैक्टर बोल दिया, नॉन फाइनेंशियल को नॉन वेज बोल दिया। वेज फैक्टर्स क्या होते हैं, पे रेट, बोनसेस, पैसे से रिलेटेड जो चीज़ है। नॉन वेज फैक्टर्स क्या है, जो पैसा जिसमें नहीं है। क्या देखेंगे भाई, हम बिलाल भाई जॉब करने जा रहे हैं, हमने देखा यार कितने घंटे काम करना है, आवर्स ऑफ वर्क कितना है, कितने घंटे काम करना है। दूसरा, छुट्टियां कितनी मिलनी है, यहाँ पर क्या है भाई, एनुअल लीव्स कितनी है, कैजुअल सिक लीव्स कितनी है। एक कंपनी बहुत पैसे दे रही है लेकिन कोई लीव्स ही नहीं है। अबे तो क्या मतलब, आदमी की कोई भी मजबूरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। अगर वो मजबूरी है तो पैसे कटते रहेंगे, इससे बेहतर तो वो कंपनी है जो थोड़ी सी कम सैलरी दे रही है, लेकिन ये सारी उसने फैसिलिटीज दी हुई है। नेक्स्ट आपके पास है प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स क्या है, मतलब इस कंपनी में जाके मेरी ग्रोथ भी होगी या बस ऐਵੇਂ ही है, ये जाके मैं ठुस हो सर ये जाऊंगा। सब चीजें हम डायरेक्ट कंपनी के ओनर से पूछेंगे जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, या उससे पहले इनके वर्कर्स से या किसी भी तरीके से हम इनसे मालूमात करते हैं? देखो होता ये है कि कुछ चीजें आपको वहां पे इंटरव्यू में पूछना होंगी, कुछ आपको कंपनी से पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पर देखो, मैं आप लोग के लिए, आप लोग के लेवल पे स्कूल की एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने कहा लेट सपोज मैं आपके स्कूल में आ रहा हूँ, सोफा में आ रहा हूँ जॉब करने, ठीक है। अब मेरा कोई दोस्त वहाँ पढ़ा रहा है, तो बहुत सारी चीजें तो मुझे उससे मालूम हो जाएंगी ना यार, किस तरह की जॉब है, कितने घंटे हैं, क्या है, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, सैटरडे ऑन होता है, ऑफ होता है, क्या होता है। ये सब चीजें तो मुझे बता देगा कि यार क्या क्या चीजें और स्कूल में हैं, ठीक है। कुछ चीजें होंगी जो मुझे इंटरव्यू में पता चलेंगी, मैं बोलूंगा ठीक है यार मैं अभी आ रहा हूँ ओ लेवल्स पढ़ाने, तो अब आपका ए लेवल भी शुरू हो रहा है, तो अब आप मुझे बताएं कि ए लेवल्स में आप मुझे प्रमोट करेंगे नहीं करेंगे। तो फिर वो जवाब देंगे कि भाई हम आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे, अगर होगा तो प्रमोट कर देंगे, या नहीं करना चाहते हम आपको सिर्फ ओ लेवल में रखना चाहते हैं, जो भी होगा वो जवाब देंगे। तो कुछ चीज़ें तो हम वहाँ पर उनसे पूछ रहे होंगे, कुछ हम अपनी सराउंडिंग से, कुछ उनकी वेबसाइट पर जाकर, कुछ उनके कस्टमर से, कुछ उनके सप्लाई, जो भी जिसका लिंक होगा उस बिजनेस से, उससे हम डेटा गैदर कर रहे होंगे। तो ये चीज हमारे पास है, ठीक है। कोई एक फिक्स जगह नहीं है जहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी कि वहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। तो प्रमोशन भाई, अगर मेरे एक जगह में जाता हूँ, अब देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जब सीए कर रहे होते हैं ना, तो फिर वो उसके बाद क्या करते हैं, बिग फोर कंपनीज में काम करते हैं। बिग फोर, बिग फोर क्या है, ये बड़ी कंपनीज है जहाँ पे ज्यादातर लोग काम करना चाहते हैं, जैसे पीडब्ल्यूसी, फर्ग्यूसन इसको कहते हैं पीडब्ल्यूसी, ये कंपनी है। इसी तरह केपीएमजी है, केपीएमजी। इसी तरह एक आपके पास अर्नेस्ट एंड यंग है, ईवाई। इसी तरह आपके पास एक डिलॉयट है, ठीक है, पता नहीं इसकी स्पेलिंग क्या होती है डिलॉयट की। एक डिलॉयट, ये चार बड़ी कंपनीज हैं। अब क्या होता है, मिसाल के तौर पर एक आदमी अभी
सीए कर रहा है, बीच में आया और उसके पास उसको कुछ अर्सा फर्म में लगाना है। अब वो फर्म में लगाने आया, उसको इन बिग फोर कंपनीज में पैसे मिलने कम, 30,000 रुपये मिलने स्टाइपेंड। लेकिन एक जगह उसने इंडस्ट्री ने उसको ऑफर की, बोला यार हम तुम्हें 70,000 दे रहे हैं, आ जाओ हमारे पास। अभी अच्छा खासा जंप है, सैलरी में फर्क है। लेकिन क्या होता है कि अगर वो इन किसी बड़ी कंपनीज में चला जाएगा ना, ये उसका एक्सपोजर बहुत बढ़ा देंगे। इनके पास बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं जिनके ऑडिट्स ये कर रहे होते हैं, तो आपको चांस मिलता है कि आप उन बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएं और वहां जाकर आप काम सीखें। तो यहाँ आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर आपने 3 साल यहाँ लगा दिए, हो सकता है यहाँ बंदा 3 साल लगाने के बाद शायद 90,000 पर पहुंच जाए या 1 लाख पर पहुंच जाए। लेकिन यहाँ बंदा 3 साल लगाने के बाद एकदम उसको बूस्ट मिलेगा। लगाने के बाद 3 साल यहाँ लगा दिए तो 150 पर चला जाएगा। मतलब वो इनको छोड़ के इनसे आगे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने एक्सपोजर और ये चीज़ें बहुत अच्छी ली। तो अब ये आपने देखा कि करियर प्रोस्पेक्ट कहाँ पर है, इन बिग फोर कंपनीज में ज़्यादा है। और दूसरी जो आपको जॉब मिल रही थी उसमें नहीं है यार, उसमें अभी तो पैसे मिल रहे हैं लेकिन आगे ग्रोथ नहीं है। तो अब एक इंडिविजुअल डिसाइड करेगा। भाई जैद ने बोला यार मेरे पास 30,000 से मेरा गुजारा चल जाएगा, कोई बात नहीं, 3 साल गुजारा कर लेंगे, आगे तो फायदा है ना, चलो कोई मसला नहीं। बिलाल ने कहा नहीं यार, मुझे तो मेरा 2-3 बच्चे हैं, फैमिली को सपोर्ट करना है यार, मैं तो इतने कम पे नहीं कर सकता। तो बिलाल इंडस्ट्री चला जाएगा, आज फायदा उठा लेगा लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ नहीं होगी। तो करियर प्रोस्पेक्ट देख के भी हम डिसीजंस लेते हैं। ठीक है यार, तनख्वाह कम है लेकिन आगे ग्रोथ है ना, चलो यार घुस जाओ इस कंपनी। बहुत सारे लोग इसको देख के डिसीजंस ले लेते हैं। ठीक है, सर ये मतलब क्या आगे ग्रोथ है? ग्रोथ है। मतलब ये नहीं कि आपकी प्रमोशन के चांसेस ज्यादा है, आप जल्दी प्रमोट करोगे, आप यहाँ पर रहोगे तो आप जल्दी चीजें सीख जाओगे, ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। तो अगर आप 3 साल यहाँ पर लगा के दोबारा इंडस्ट्री में जाओगे काम करने के लिए, ये सीखने की जगह होती है ऑडिट फर्म्स। यहाँ पे आपने सीखा काम, अब आप किसी जगह जॉब करने जा रहे हो, किसी कंपनी में चले गए, कार इंडस्ट्री में चले गए, फार्मास्यूटिकल कंपनी में चले गए, किसी में भी आप चले गए, तो आपको ये बंदा यहाँ से जब जाएगा इसको 1 लाख पे रखेंगे, इसको रख लेंगे 1.5 लाख पर, क्योंकि इसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। तो करियर प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो लोग क्या करेंगे, उस कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे, हालांकि तनख्वाह भी कम है। सही है, इस तरह हो सकता है आपके पास ऑप्शन। तो आप ये चीज़ भी देखते हो, आपने सिर्फ सैलरी नहीं देखी, आपने ये भी देखा कि मेरी लर्निंग कितनी है, मेरी ग्रोथ कितनी हो रही है, ये चीज़ें भी आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे पास बात आ जाती है कि क्या कर रहे हैं हम नॉन वेज फैक्टर में। एक तो हमने देखा कितने घंटे काम करना है, अब ये चीज़ भी देखी। भाई मैंने कहा मैं एक स्कूल में जा रहा हूँ, वहाँ तक पैसे तो बहुत अच्छे दे रहे हैं लेकिन बस जनियों की तरह काम करवाते हैं। लेकिन दूसरा स्कूल है यार, वर्किंग एनवायरनमेंट ठंडा है यार, आराम से रिलैक्स एनवायरनमेंट है, चिल एनवायरनमेंट है, बहुत टेंशन नहीं है। तो क्या होगा, मैं अब देखूंगा कि यार मुझे अभी बहुत पैसों की ज़रूरत है या मुझे रिलैक्स एनवायरनमेंट चाहिए। रिलैक्स एनवायरनमेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं कम आवर्स वाली जगह पे काम कर लूँ। अब जैसे सर आसिफ उमर है, आपने देखा सर आसिफ उमर क्या है, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसके अलावा वो पढ़ाते ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा भाई मैं ट्यूशन व्यूशन पे कोई मैंने टेंशन नहीं पा रही। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा यार ऐसी जगह ले ली, आवर्स भी, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये है कि मेरा काम चल रहा है उस तरह, मुझे अभी बहुत फाइनेंशियल वो नहीं कि मैं धड़ाधड़ इधर भाग रहा हूँ उधर भाग रहा हूँ, 3-3 4-4 स्कूल पकड़ूँ, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, बस सही है। मैं नंबर ऑफ आवर्स जिस हैं कम है लेकिन सैलरी भी कम है, कोई मसला नहीं, मैं सेट हूँ। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आवर्स बढ़ जाए और सैलरी भी बढ़ जाए, लेकिन मसला ये है कि अभी मैं इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा आवर्स नहीं सकता, मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी है, मुझे कभी बेटी को स्कूल छोड़ना है, लेना है, यूनिवर्सिटी छोड़ना है, ये काम है। तो मैं अभी इस तरह से चल रहा हूँ। अभी हर इंडिविजुअल का अलग अलग फैसला होता है, वो अपनी सिचुएशन को देख के फैसला करता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ गया, नेक्स्ट कि क्वालिटी ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है। भाई स्कूल में है, अजीब सा इन्वायरमेंट है, अबे भाई आज वो आ रहा है वो सुना रहा है, आज दूसरा बंदा आ रहा है वो सुना रहा है, अजीब एक माहौल स्कूल में बना हुआ है कि जो है ना वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत खराब हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे आपके पास क्या होता है कि आपका दिल नहीं चाहता वहाँ पे काम करने का। दूसरी जगह है यहाँ सुकून वाला एनवायरनमेंट है, तंग नहीं करते, तो क्या होगा वहाँ पे, क्या होता है वो आप चूज कर सकते हो। जैसे कि एक हमारे यहाँ जब हम लोग काम करते थे, जब इंडस्ट्री में थे, तो एक ये बात होती थी कि कहा ही जाता था कि यार टेक्सटाइल सेक्टर बड़ा गंदा है, हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है ना यार बहुत सुकून वाला तरीके से काम होता है, लेकिन जो टेक्सटाइल सेक्टर है बहुत गंदा काम होता है, ऐसी की तैसी करते हैं। तो पैसे तो बहुत देते हैं लेकिन आपकी भी ऐसी की तैसी कर देते हैं टेक्सटाइल सेक्टर वाले। सही है, तो ये बात होती थी, तो लोग क्या करते थे यार, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, मिसाल के तौर पर मुझे 2 लाख रुपए की जॉब मिली है टेक्सटाइल में,
फार्मा में 1.5 लाख की, मैं बोलता हूँ 1.5 लाख ले लो यार, 50 को छोड़ो भाई, टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक आदमी जिसको पैसे की जरूरत है वो बोलेगा भाई मैं 2 लाख ले रहा हूँ, ठीक है मैं टेंशन पाल लूंगा। ये हर किसी का अलग अलग सिचुएशन होती है, उसको देख के डिसाइड करता है। तो हम क्वालिटी ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट भी देखते हैं। अगला एक और रीजन, जॉब सिक्योरिटी। भाई यहाँ पर जा रहा हूँ स्कूल में, ऐसा तो नहीं है अगले फॉरेन फॉरेन बंदों को निकाल देते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, फारिग कर देते हैं, या यहाँ पे एम्प्लॉय लंबा रुकता है। मैं जाके देखूंगा यार इस स्कूल में पुराने पुराने एम्प्लॉयज कितने, 20 साल पुराने कितने कितने। अब मिसाल के तौर पे आपका स्कूल है, तो आपको पुराने टीचर्स बहुत कम मिलेंगे। सर आसिफ उमर हैं, सर अफजल हैं, बस ये हैं। सर दिलशाद भी आप कह लो कि एक सॉर्ट ऑफ यानी कि पुराने कह लो, क्योंकि अब उनसे पुराने लोग कम ही है। सर अफजल सर आसिफ उनसे पुराने हैं। तो 3-4 लोग हैं, बाकी सब नए हैं। तो क्या हुआ, इससे पता चला यार कि यहाँ पे भाई जल्दी जल्दी लोग स्विच करते रहते हैं, इसका मतलब कि कोई मसला है। इस तरह कोई और स्कूल भी आप ले लो, लेकिन कोई और स्कूल आपके पास है जहाँ आपको मेजोरिटी मिल रही है कि लोग बहुत पुराने पुराने रुके हैं, इसका मतलब जॉब सिक्योर है वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगला पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है कि आपको पैसे नहीं दे रही स्कूल, आपको पिक एंड ड्रॉप दे रहा है फ्री, कंपनीज देती हैं। जैसे मैं जिस कंपनी में था वहाँ पर हमारे पास फ्री पिक एंड ड्रॉप था। गाड़ी आती थी, उठाती थी, लेके जाती थी, वापस छोड़ती थी, एयर कंडीशन गाड़ी। अब क्या हुआ कि मैं सुकून से जा रहा हूँ, सुकून से आ रहा हूँ, ये कंपनी ने फैसिलिटी दी हुई है। ये एडिशनल पैसे कुछ नहीं है इसके, बस एक फैसिलिटी है, ठीक है। तो ये भी मैं देखूंगा, मैं देख रहा हूँ यार मुझे एक जॉब मिल रही है कोरंगी में, पैसे अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन खुद जाना पड़ेगा, मेरे पास अपनी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो मुझे बड़ा मसला होगा। लेकिन मुझे साथ ही पता चल गया नहीं यार, कंपनी की बस है, पिक एंड ड्रॉप देती है ना पूरा कंपनी, मैं फौरन तैयार हो गया, मैं बोलूंगा ठीक है यार, ये तो आसानी होगी। तो फ्रेंच बेनिफिट्स देखते हैं। या मैं ये देखूंगा यार कंपनी कोई मेडिकल वगैरह दे रही है, ठीक है तनख्वाह कम है, लेकिन कंपनी इंश्योरेंस दे रही है, मेडिकल मेरा दे रही है, मेरे बीवी बच्चों का खर्चा दे रही है, इस तरह की चीजें होती हैं, ये भी हम देखते हैं। फिर अगला हम देखते हैं ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज। ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज कैसी है भाई, ज्यादा ये कंपनी ट्रेन करवाती है, वर्कर्स को ट्रेनिंग दिलवाती है, क्या करती है, अगर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज है तो ये कंपनी भी मेरे लिए अच्छी है। फिर डिस्टेंस फ्रॉम होम, ये भी बड़ा जबरदस्त है। मैंने एक स्कूल इसलिए छोड़ दिया था कि मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर पड़ता था, तो मैंने छोड़ दिया। हालांकि वहाँ पे चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि घर से बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग थी, मैंने कहा यार इतना ट्रैवलिंग में मुझे एक तो टाइम भी लगता है, फिर मेरा गाड़ी में आना जाना होता था, फ्यूल बहुत ज़्यादा लगता है, तो बहुत एक्सपेंसिव मुझे चीज़ पड़ जाती है, ठीक है। ये बात मेरे पास होगी। तो डिस्टेंस फ्रॉम होम भी हम देखते हैं। भाई करीब में स्कूल मिल रहा है, वो 20,000 रुपये कम दे रहा है, लेकिन यार मेरा ट्रैवल कॉस्ट बच रहा है, मेरा टाइम बच रहा है, तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। अगली चीज है पेंशन एंटाइटलमेंट। ये कब होता है, जब बंदा रिटायर हो जाता है तो जो पैसे मिलते हैं उसको पेंशन कहते हैं। एक एक जगह है जहाँ पर आपको ये पैसे मिल रहे हैं, वो जगह ज्यादा सेफ होगी, और एक जगह जहाँ नहीं मिल रहे वो जाहिर सी बात है कम सेफ होगी। तो ये पेंशन एंटाइटलमेंट कब होती है, जब बंदा वो हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तब उसको ये पैसे मिल रहे होते हैं। तो ये बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं हमारे पास। ये ये भी बंदा देखता है, और फाइनेंशियल फैक्टर्स भी देखता है जब उसको डिसाइड करना होता है कि कौन सी जॉब पे जाना है। जी भाई। ये चौथा वाला जो है इसे दोबारा समझाइएगा, क्वालिटी ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट। क्वालिटी ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट, देखो वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है बिलाल। अब मिसाल के तौर पर आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पर बॉस बड़ा खड़ूस किस्म का है, आते जाते सुना रहा है, ये वो एनवायरनमेंट खराब। मैंने एक कंपनी में काम किया, बड़ा अजीब सा एनवायरनमेंट था वहाँ पर, कि सब डर रहे होते थे। क्यों? कभी भी बॉस साहब घुसते थे और शेर की तरह जो है ना वो बस आके चीर फाड़ शुरू कर देते थे, कभी उसको सुना रहे, कभी उसको सुना रहे, कभी ये हो रहा है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में मैंने 3 महीने काम किया, कंपनी छोड़ के दूसरी जगह जॉब पकड़ ली। क्यों भाई? इस एनवायरनमेंट में काम करना बड़ा मुश्किल होता है भाई। हमने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल है यार, इस तरह के एनवायरनमेंट में काम करना, समझ में आई? तो ये चीज हमारे पास होती है, ठीक है। कि क्या हुआ, हमने कहा यार और ये सर ये हाँ, नहीं, सही है सही है। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गई, ठीक है। अच्छा, तो हमने फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ये दोनों फैक्टर्स पढ़ लिए यहाँ तक।